हिमाचल के अंदर अभी वैकेंसीज है नहीं, तो आज के टाइम में मजबूरी है बच्चे की भी कि उसे आज के टाइम में एसएससी और बैंकिंग की ओर जाना ही पड़ेगा। एक एस्पिरेंट को बहुत जल्दी क्विट भी नहीं करना चाहिए और टाइमली क्विट भी करना चाहिए। आज के टाइम में प्रेपरेशन जर्नी बेसिकली 5-6 मंथ के अंदर निकलने वाले एग्जामिनेशन नहीं है। आपको प्रेपरेशन करनी होती है, 1-2 साल आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, तो मोटिवेटेड रहना इस बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू आईबीएस हिमाचल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो पार्ट है हमारे इंस्टीट्यूट के। ही इज़ अ पार्ट ऑफ आईबीएस हिमाचल फैमिली और उनको एक हमारी भरे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस हम उन्हें बोलना चाहते हैं बिकॉज उन्हें क्लियर करा है क्रेडिट ऑफिसर, अ पोस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और उन्हें कैसे किया है, अगर आपका भी ये सपना है आप इसे कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज एक छोटी सी वार्तालाप उनके साथ करेंगे। सो वेलकम मिस्टर राहुल ठाकुर। थैंक यू सर। Welcome to IBS Himachal podcast. You are a part of this institute. You are part of our family. तो राहुल ठाकुर जी प्लीज़ हमें बताइए, जो दर्शक आपको नहीं जानते हैं, हम तो आपको अच्छे से जानते हैं, पर जो आपको नहीं जानते हैं प्लीज़ अपने बारे में बताइए कुछ। सर, मेरा नाम राहुल ठाकुर है और मैं बेसिकली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम निकाला गया था, और जिसका फॉर्म मैंने फिल किया था और उसके अंदर सिलेक्शन एज अ क्रेडिट ऑफिसर रिसेंटली मेरा सेंट्रल बैंक के अंदर हुआ है। बेसिकली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आईबीएस हिमाचल के अंदर लगभग पिछले 1 साल से आईबीएस हिमाचल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इस बीच अपनी प्रेपरेशन और साथ ही साथ आईबीएस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को जो है मेंटर भी किया है, और यहाँ पे आईबीएस हिमाचल के अंदर रह के स्टूडेंट्स को टीच भी किया है सब्जेक्ट्स जो बैंकिंग के अंदर बेसिकली पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, और उसके साथ साथ अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर रहा था। तो अभी रिसेंटली सर क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे सेंट्रल बैंक के अंदर जो है सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ज़्यादातर लोगों को पीओ लोगों ने सुना होता है, क्लरिकल साइड से लोगों ने सुना होता है, लेकिन ये क्रेडिट ऑफिसर क्या है, थोड़ा सा बताइए हमें इस बारे में। सर देखिए, बेसिकली एवरी ईयर आईबीपीएस जो एग्जामिनेशन निकालता है, चाहे वो आईबीपीएस के थ्रू, एसबीआई के थ्रू या आरआरबी के थ्रू एग्ज़ाम निकालता है, वहाँ पे एग्ज़ाम होता है पीओ या क्लर्क का। बट क्रेडिट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एवरी ईयर नहीं आती है, ना इसका कोई फिक्स कैलेंडर रहता है। ये रिक्रूटमेंट बीच में कोई भी बैंक जो है, ये बेसिकली एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अंदर कुछ बैंक इसके अंदर जो एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं, या फिर क्वालिफिकेशन जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे एमबीए है, या फिर आपका सीए करा है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, तो एलिजिबल होते हैं। लेकिन काफ़ी बार हमें ये देखने को मिला है कि बहुत सारे बैंक के अंदर क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट जनरल ग्रेजुएट के लिए निकाली गई है, जैसे आईबीपीएस पीओ के अंदर होता है। तो इन सब वैकेंसीज के बारे में अपडेटेड जो है रहना होता है जब हम एक इंस्टीट्यूशन के अंदर भी पढ़ा रहे होते हैं, और जब हम एक इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे होते हैं। तो उसी बीच इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चला, तो इस नोटिफिकेशन को फिल किया। क्रेडिट ऑफिसर बेसिकली क्रेडिट से हमें समझ आता है कि क्रेडिट के रिगार्डिंग हमें काम करना है बैंक के अंदर जाके। पीओ एक स्पेसिफिक एक जनरल फील्ड के अंदर काम करता है, जनरल बैंकिंग के अंदर काम करता है। क्रेडिट ऑफिसर को काम करना है क्रेडिट के अंदर लोन अप्रेजल्स जो है चेक करने हैं, और लोन डिसइंबर्समेंट जो है करनी है। तो ये काम बेसिकली क्रेडिट ऑफिसर का बैंक के अंदर एक स्पेसिफिक क्रेडिट ब्रांच के अंदर काम रहता है। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम था क्रेडिट ऑफिसर का, इसके लिए आपने प्रिपेयर कैसे करा, एक बार हमें ये बताइए आप कि आपकी अप्रोच कैसी रही है। सर देखिए, स्पेसिफिक सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर के लिए वैसे प्रेपरेशन अलग से कोई प्रेपरेशन तो नहीं किया है, लेकिन जो बैंकिंग की प्रेपरेशन थी, जो 3-4 साल से बैंकिंग के लिए प्रिपेयर किया था, वही चीज़ें यहाँ पे भी काम आई। जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो सारी चीज़ें सेम थी। लेकिन हाँ, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें अलग से बैंक के बारे में करनी होती है, लोन अप्रेजल के बारे में करनी होती है। वो चीज़ें सेपरेट प्रिपेयर की, बैंक के बारे में पढ़ा, और बैंक के बारे में जो भी टर्न के अंदर न्यूज़ थी, उन न्यूज़ को जो है अच्छे से अंडरस्टैंड किया। उसके साथ साथ जो इंटरव्यूज़ है, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे रहने वाले थे, और बेसिकली टेक्निकल फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन रहे भी है।
तो वो क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें जो है पढ़नी होती है। जनरल बैंकिंग के अंदर वो चीज़ें उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहती है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा उस चीज़ में ज़्यादा टाइम अपना देना पड़ा, और ये चीज़ थोड़ा सा जो पीओ है या जनरल बैंकिंग है उससे डिफरेंट थी। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कंपेयर टू पीओ एंड क्लरिकल जी एग्जाम। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जो क्रेडिट के बारे में। तो इसके लिए आप प्रिपेयर अलग से कैसा करते हैं, कि एक्स्ट्रा प्रिपेयर क्या करना पड़ा था आपको इस एग्ज़ाम के लिए? सर एक्स्ट्रा प्रिपेयर अगर मैं बात करूं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो वही है जो हमने पहले से इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा है या फिर हमने खुद प्रेपरेशन की है। लेकिन जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर बैंक के रिगार्डिंग जो भी करंट के इवेंट्स है या करंट की न्यूज़ है वो चीज़ें करी, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा गाइडेंस कि किस तरह से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस रह सकते हैं क्रेडिट के रिगार्डिंग, जो लोन अप्रेजल है उसके रिगार्डिंग। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट के बारे में क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी से रहा है, तो बीकॉम वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पे बैलेंस शीट हम पढ़ते हैं, जो क्रेडिट फ्लो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वेरियस जो रेशोज़ आते हैं कॉमर्स के अंदर, वो सारे रेशियोज़ जो बैलेंस शीट के अंदर रहते हैं वो सारे रेशियोज़ सेपरेट पढ़ने पड़े जो इंटरव्यूज़ था या फिर हमारा मेंस एग्ज़ाम था उसके लिए। और अगर हम बात करें आपका जर्नी के बारे में कि आपकी जर्नी कैसी रही और आप इवेंचुअली आपने बैंकिंग साइड जाने की क्यों सोचा? सर देखिए, जब कॉलेज से पास आउट हुए थे, बीएससी किया था, बीएससी जनरल, जब हम बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करके जो है कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो एक फ्यूचर के बारे में जब हम सोचते हैं कि फ्यूचर में अब किस साइड जो है स्कोप अपना दिखा जाए, तो उसके बाद या तो हम हायर स्टडीज़ की ओर जाएंगे या फिर हम जॉब्स की ओर जाते हैं। तो जॉब्स की ओर उस टाइम के अंदर अगर हम देखते हैं हिमाचल के अंदर जॉब्स उतने ज़्यादा जॉब्स पिछले 4-5 साल से जॉब्स बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हिमाचल के अंदर नहीं देखने को मिली है। तो सेंटर्स के अंदर लगता था कि बैंकिंग के अंदर और एसएससी के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आती है, तो वहीं से एक अपना मन बनाया था कि बैंकिंग और एसएससी की प्रेपरेशन करते हैं, और साथ ही साथ मैथ्स पहले से पसंदीदा सब्जेक्ट था, इंटरेस्ट मैथ्स में था, तो उस तरफ जाना एक जो है बेटर चॉइस मेरे को उस टाइम पे लगा, और उसके लिए प्रिपेयर किया। बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन जब हुआ था, ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ एक बार सोचा भी था कि यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी की जाए, लेकिन स्टेट के अंदर वो वैकेंसीज उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट ना होने की वजह से 2020 लॉकडाउन के बाद फिर ये प्लान मैंने क्विट किया, और बीच में जैसे मेरी बीएड चली थी 2022 के अंदर बीएड कंप्लीट होती है, फिर फुल फ्लेज तैयारी मैंने बैंकिंग की, क्योंकि उस दौरान 22 के बाद अगर हम देखते हैं तो 22 के बाद हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं आई है। उस टाइम थोड़ा सा ये था कि स्टेट के एग्जाम भी दे देंगे, बैंकिंग के भी देंगे, लेकिन बाद में जब वैकेंसीज थी नहीं तो बैंकिंग की जो है प्रेपरेशन, फुल फ्लेज प्रेपरेशन बैंकिंग की और पिछले 2-3 साल के अंदर जो है पूरे एग्जामिनेशन जितने भी थे बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशन अपीयर किए। तो आपने एक बात कही अभी कि हिमाचल के जो बच्चे हैं वो बैंकिंग की ओर ज़्यादा नहीं जाते। हाँ सर, जनरली पहले ये ट्रेंड रहा है कि हिमाचल के अंदर वैकेंसीज आती थी और लोग ज़्यादा प्रेफर ये करते थे कि स्टेट की जॉब हो और स्टेट के अंदर ही हमारी पोस्टिंग हो। लेकिन बैंकिंग के अंदर अगर हम पीओ का फॉर्म फिल करते हैं तो पीओ के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। इस चीज़ से थोड़ा सा हिमाचल के अंदर जो एस्पिरेंट्स है वो बचते थे इस चीज़ से कि हमें जॉब हिमाचल के अंदर करनी है, बाहर नहीं जाना है। तो बैंकिंग के अंदर अगर हम पीओ का सिलेक्शन एज ए पीओ सिलेक्शन लेते हैं, अब अगर हम आज के सिनेरियो के अंदर देखते हैं, हिमाचल के अंदर अभी वैकेंसीज है नहीं, तो आज के टाइम में मजबूरी है बच्चे की भी कि उसे आज के टाइम में एसएससी और बैंकिंग की ओर जाना ही पड़ेगा। और एसएससी और बैंकिंग बेसिकली एक बेटर चॉइस है अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझेंगे कि वहाँ पे एवरी ईयर आपको काफ़ी सारे एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। स्टेट में 2-3 साल से एग्जामिनेशन उतने ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलती है अगर आप प्रिपेयर करते भी हो। तो एसएससी और बैंकिंग के अंदर अगर आप सिलेक्शन जल्दी लेना चाहते हो या फिर 1-1.5 साल की प्रेपरेशन के बाद आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बैंकिंग के अंदर आप काफ़ी अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हो 1 से 1.5 साल तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो आपको क्यों लगता है हिमाचल का बच्चा, एक रीज़न तो आपने बताया कि हाँ बाहर नहीं जाना चाहता है, लेकिन हिमाचल का बच्चा ऑब्सेस्ड ज़्यादा स्टेट एग्ज़ाम से ही होता है, ज़्यादा बैंकिंग या इस एग्ज़ाम से नहीं होता, इसकी प्रिपरेशन भी कम होती है। आपको क्या लगता है, आपने इन बच्चों को पढ़ाया, इनके साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, कि इनकी प्राइमरी मोटिवेशन क्यों होती है कि बैंकिंग की तरफ उतना ना जाए?
दिट इज़ अ स्टेट के अंदर बेसिकली स्टेट के अंदर एक तो आपका वर्क प्रेशर और वर्क कल्चर थोड़ा सा घर के आसपास जॉब्स करना और दूसरा जो वर्क प्रेशर है वो कम है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो सैलरीज भी कंपैरेटिवली कम है। हिमाचल के अंदर आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप जाते हैं उतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है। वर्क कल्चर आप जाएंगे बैंकिंग के अंदर तो वर्क कल्चर आपको बहुत देखने को मिलता है और प्रेशर आपको बेसिकली देखने को मिलता है कि प्रॉपर टाइमिंग की जॉब है। आपको 10 AM पे जाना है और शाम को 5:30 पे वापस आना है एज ए क्लर्क अगर आप जॉब कर रहे हो। एज ए पीओ आप जॉब कर रहे हो तो आपका टाइम 7 या 8 भी बज जाते हैं, तो आपको उसके लिए अच्छी सैलरीज मिलती है, लेकिन आपको टाइम देना होता है, अपना फुल पैशन के साथ आपको जो है जॉब करनी होती है। स्टेट के अंदर इंक्लाइंड होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि जो कैरियर्स के अंदर कैरियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हमें स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर सेशंस देखने को नहीं मिलते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिल पाए कि फ्यूचर के अंदर क्या स्कोप्स हो सकते हैं BA BSc करने के बाद। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक कमी है, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो है समझ नहीं पाता है कि कौन सी तैयारी उसके लिए बेटर है या नहीं। आपने एक बात कही भी, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एक इस तरह की जॉब में, क्लरिकल में बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे पर प्रेशर होता है क्लरिकल या पीओ की जॉब में, है ना। पर उसी के लिए उन्हें सैलरी भी उतनी दी जाती है ना। पर एक कोट है जो लोग कहते हैं जो है, प्रेशर मेक डायमंड्स। और अगर आप वो चीज़ सह सकते हो और वही चीज़ आपने एग्ज़ाम से पहले भी सहनी, अगर आप वही प्रेशर एग्ज़ाम से पहले भी आप सह सकते हो, देन आई थिंक यू कैन हैंडल द प्रेशर ऑफ द जॉब ईजिली। क्यों? जी सर, बिल्कुल ये सही बात है। बेसिकली एग्ज़ाम ही आपको उस माहौल में डालता है और एग्ज़ाम होता ही तभी है ताकि आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीख पाएँ अपने जर्नी के अंदर। प्रेपरेशन के अंदर जो इंसान जितना ज़्यादा जो है अपनी प्रेपरेशन के लिए लॉयल रहेगा, अपनी प्रेपरेशन जो है लॉयल्टी के साथ करेगा, वो पर्सन ही सिलेक्शन जो है जल्दी ले सकता है। अगर आप लॉयल नहीं हो टुवर्ड योर स्टडीज़, देन यू वुडंट बी लॉयल टुवर्ड योर जॉब। आप अपने प्रोफेशन की ओर भी लॉयल नहीं रह पाएंगे। तो जब भी आप किसी भी जॉब के अंदर रिक्रूट करते हैं किसी पर्सन को, तो जो भी रिक्रूट करा होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी को यही चाहिए होता है कि जो पर्सन आए वो सबसे पहले लॉयल रहे और हमारे पास आके जो है पैशनेट होकर जो है काम करे। वो चीज़ अगर पैशन के साथ प्रेपरेशन के अंदर भी हम करते हैं तो डेफिनेटली जो है जॉब लेना आसान है, लेकिन वो चीज़ जो है एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। तो एक एस्पिरेंट के अंदर और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक क्वालिटीज़ आपने बताई, कैन हैंडल द प्रेशर, एक लॉयल्टी होनी चाहिए। पर आप भी एस्पिरेंट रहे हैं, तो एक एस्पिरेंट के लिए उसे किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? क्या उसे कोचिंग लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, उससे स्टार्ट कैसा करना चाहिए? पूरे विस्तार से बताइए, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे इसको। देखिए सर, अगर प्रेपरेशन की स्टार्टिंग की मैं बात करूँ, सबसे पहले इनिशियली एक्चुअली जब मेरा BSc कंप्लीट हुआ था तो आफ्टर दैट आई वेंट फॉर कोचिंग। तो कोचिंग ज्वाइन किया, 2020 तक कोचिंग लिया। कोचिंग के बाद जैसे 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के बाद फिर वापस घर आया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है 8-9 महीने का जो बंद रहा पूरा देश के अंदर, उस बीच में थोड़ा डिफरेंट हट के थोड़ी सी चीज़ें सोचा। और जब एक बार आप बाहर निकलते हो, कोचिंग लेने जाते हो, आपको बेसिकली कंपटीशन समझ आता है, आपको समझ आता है कि आपको प्रेपरेशन क्या करनी चाहिए, आपको समझ आता है आपके लिए बेटर क्या है, कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ आना ज़रूरी है आपके इनिशियल फेज़ ऑफ प्रेपरेशन के अंदर। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आपका सिलेबस जो है आप जो है रेगुलरली उस सिलेबस को जो है कंप्लीट करते हैं और एक फिक्स टाइम के अंदर आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है। नहीं तो हम अगर ऑनलाइन के अंदर भी कोचिंग बेस्ट है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग भी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। देखिए, अगर आप डिसिप्लिन्ड है अपनी स्टडीज़ के लिए, आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन होकर अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं विद इन टाइम,
तो आप ऑनलाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी सिलेबस का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि सिलेबस का आइडिया होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में बहुत सारा जो है मटेरियल हमें मिल जाता है, यूट्यूब पे फ्री और कॉस्ट मटेरियल मिलता है, लेकिन वहाँ पे हमें समझ नहीं आता है कौन सी चीज़ हमारे लिए है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नहीं है। उससे क्या होता है, एक एस्पिरेंट की जो स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। वो स्टार्टिंग की जर्नी काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग फेज़ है, स्टार्टिंग फेज़ में सिलेबस ख़त्म 4 से 5 मंथ के अंदर सिलेबस बच्चे का ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर वही सिलेबस ख़त्म होने में 1 से 1.5 साल लग जाता है तो सिलेक्शन लेने में डेफिनेटली 3 से 4 साल लगेंगे। वही अगर 4 से 5 मंथ के अंदर सिलेबस खत्म कर लेता है और प्रॉपर वे में खत्म कर लेता है तो उसके बाद 8 से 9 महीने की एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद जो है सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो सिलेक्शन आप जल्दी ले सकते हैं अगर आप राइट अप्रोच के साथ और राइट डायरेक्शन के साथ अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के अंदर सिलेबस बहुत सारा है, बट आपने क्या पढ़ना है वो चीज़ें लिमिटेड है। वो चीज़ें आप वही पढ़िए जो आपकी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग। और आपने कैसी तैयारी स्टार्ट की थी? क्या आपने ऑफलाइन स्टार्ट करी थी, ऑनलाइन करी थी? आपने ऑनलाइन कितनी करी? सर बेसिकली मैंने तैयारी तो अपनी ऑफलाइन स्टार्ट की थी। इनिशियली पीसीएस की ओर भी थोड़ा सा इंक्लाइन था, तो उसकी तैयारी करने के बारे में भी सोचा था, तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। उसके बाद लॉकडाउन के बीच में क्योंकि सब कुछ बंद था तो ऑनलाइन भी तैयारियाँ की। और जैसे लॉकडाउन के बीच में मेरी साथ में बीएड भी चली थी। बीएड जब मेरी कंप्लीट होती है, आफ्टर दैट आई वेंट फॉर ऑफलाइन कोचिंग। और ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जो मेरा एक मैथ्स का सेक्शन था वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा था काफ़ी लंबे टाइम से। उस सेक्शन को एक बार प्रॉपर वे में कंप्लीट किया, 2 से 3 महीने के अंदर जैसे कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मैथ्स के अंदर। फिर जो अपनी प्रेपरेशन है वो एक राइट अप्रोच के साथ फिर उसके बाद एग्जामिनेशन निकलना शुरू हुए, प्रीलिम फिर मेंस के अंदर बैठे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, दोनों चीज़ें बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको बेटर सूट करता है, मेरे को लगता है आपको उस साइड जो है जाना चाहिए। तो आपने बोला आपने पीसीएस के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, आपने बैंकिंग भी दिए हैं। तो पता है कि आपने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए उन्हें आप उसने जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए उन्होंने आपको क्या सिखाया? आपने उन चीज़ों से क्या सीखा? डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो आपने दिए हैं। दिट इज़ बेसिकली एग्जामिनेशन जितने भी अभी तक अपनी पूरी जर्नी के अंदर दिए है, उन सभी एग्जामिनेशन से बहुत सारी चीज़ें बेसिकली सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब भी एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं, आप एक वहाँ की साइकोलॉजी आपकी क्या होती है, वो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज़ें हम बाद में दूसरों को भी बताते थे क्या साइकोलॉजी के साथ आप एग्ज़ाम में जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इनिशियली कैसा होता है। और दूसरी चीज़ जो हर एक एग्ज़ाम के अंदर, हर एक एग्ज़ाम की डिमांड बेसिकली डिफरेंट है। यू शुड बी फोकस टूवर्ड योर एग्जामिनेशन, टूवर्ड योर गोल। जो भी आपका गोल है उस गोल की ओर आपको फोकस रहना होगा। अगर आप एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर हम अपीयर करते हैं, बट मेरे को लगता है इनिशियली मैंने अपीयर किया बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर, बट आपको फोकस होकर किसी एक चीज़ की प्रेपरेशन करनी चाहिए और उस चीज़ के अंदर ही काफ़ी डीप में जो है तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो पीसीएस है और बैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बट हाँ, जो स्टेट के बाकी छोटे एग्जामिनेशन हैं वो आप बैंकिंग और एसएससी की प्रेपरेशन के साथ उन एग्जामिनेशन के अंदर आप डेफिनेटली अपीयर हो सकते हो। लेकिन पीसीएस के अंदर थोड़ा सा वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन स्टेट के अंदर जो बाकी एग्जामिनेशन है, जैसे छोटे एग्जामिनेशन है, पटवारी का है, सेक्रेटरी का है, कोई और एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट हिंदी एक्स्ट्रा करना होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स वही है। मैथ्स में आपके पास एज है, इंग्लिश में आपके पास एज है, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं जब स्टेट के अंदर बाकी एग्जामिनेशन भी है। तो एक अगर कोई एस्पिरेंट है और उसे उसका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, हो सकता है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ अब मुझे बैंकिंग की ओर जाना चाहिए? वो क्या सिग्नल्स होते हैं कि हाँ अब मुझे बैंकिंग की ओर या एसएससी की ओर जाना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक ही एग्ज़ाम देते रहते हैं, वो बाकी चीज़ें ट्राई नहीं करते। और आपने भी बहुत चीज़ें ट्राई करी है, बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं। देखिए बेसिकली मेरे को ये लगता है कि अ, एक एस्पिरेंट को बहुत जल्दी क्विट भी नहीं करना चाहिए और टाइमली क्विट भी करना चाहिए। बहुत जल्दी का मतलब है कि एस्पिरेंट जिस भी प्रेपरेशन के अंदर है उस तैयारी के अंदर 3-4 साल अपने लगाइए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे फुल फोकस होगी, क्योंकि दैट इज़ अगर हम यूपीएससी पीसीएस की बात करते हैं
तो इट विल टेक टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होने में 1 to 1.5 year आपका सिलेबस कंप्लीट होने में लगेगा। फिर एटलीस्ट आप खुद को 2 chances तो देंगे, 2 chances आप देंगे, उसके बाद आप यू विल फील कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। उस टाइम पे आप स्विच कर सकते हो, आपको स्विच करना है क्योंकि बैंकिंग एसएससी के अंदर जो एज लिमिट होती है वो होती है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो आपको काफ़ी इनिशियल स्टेज में ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आपने किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेटर है। अगर आपको किसी एक एग्ज़ाम में लगता है ये एग्ज़ाम मेरे लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम के पेपर्स तो एटलीस्ट दीजिए। एग्ज़ाम्स में स्टार्टिंग, जब आपकी स्टार्टिंग फेज़ है तैयारी की, उस स्टार्टिंग फेज़ के अंदर आप एग्जामिनेशन दीजिए, एसएससी बैंक के एग्ज़ाम भी दीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज़ की कि वो एग्ज़ाम कितना टफ है और ये एग्ज़ाम कितना टफ है जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा खुद दोनों एग्ज़ाम को कंपेयर कर पाएंगे कि किस में मेरा सिलेक्शन जल्दी हो सकता है और किस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है। अगर आपका एसएससी बैंकिंग के एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट बनता है तो डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं, और बहुत लंबा प्रोसेस एसएससी बैंकिंग के अंदर नहीं है। यूपीएससी इज़ अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है यूपीएससी के अंदर। सर्टेनिटी नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन होगा ही क्लियर। अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप जो है पंचुअल है अपनी तैयारी के अंदर, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आप एस्पिरेंट भी रहे हैं, पर आप एक टीचर भी रहे हैं। करंटली आप एक आईबीएस हिमाचल के आप मेंबर हैं और आईबीएस फैमिली के आप पार्ट हैं, और यहाँ पर आपने टीचिंग भी करी है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, कि पहले तो आप स्टूडेंट हुआ करते थे जो खुद पढ़ रहा है, पर अभी उन्हीं बच्चों को गाइडेंस देना, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एज ए टीचर यहाँ पे लगभग 1 year कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले भी एक जगह जो है टीच किया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 years का एक्सपीरियंस टोटल टीचिंग के अंदर हुआ है। इस पूरे 2 से 2.5 साल की जर्नी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जब हम ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। यूट्यूब पे हम क्लासेस लेते हैं या फिर ऐप के अंदर हम क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, और साथ में नई नई चीज़ें जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के निकल के आते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या काफ़ी बेसिक क्वेश्चन या फिर काफ़ी डीप वाले क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस भी हमें जो है समझ आता है कि तैयारी आज के टाइम में किस तरीके से होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक स्टूडेंट्स आज के टाइम में एस्पिरेंट सोचता क्या है, वो सोच, उस सोच के साथ हमें जो है पैरेलली चलना होता है, उस सोच को जो है मैच करते हुए चलना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। 2 साल के अंदर काफ़ी सारे बैचेस के अंदर टीच किया है, तो स्टूडेंट्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है जो इस जर्नी के अंदर बेसिकली मेरे को काम आया है, मेरी प्रेपरेशन के अंदर और मेरे सिलेक्शन के अंदर भी उसका बहुत ज़्यादा रोल है। जो पिछले कुछ टाइम के अंदर जो मैंने टीचिंग की है, 2 साल के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प मेरे को किया है मेरे सिलेक्शन के अंदर। उसके साथ साथ मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरे को करेगा मेरी जॉब के अंदर भी। वहाँ पे वर्क लाइफ जो प्रेशर होगा, वर्क लाइफ कल्चर होगा, वो कैसे मैनेज करना है, वर्क के साथ अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, और काम बेसिकली कैसे करना है पंक्चुअलिटी के साथ, वो सारी चीज़ें, डिसिप्लिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको जॉब सिखाती है, चाहे आप जहाँ मर्जी जॉब कर रहे हो। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप टीचर हो, आप टीचिंग भी कर रहे हो और साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो इससे एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कुछ फ़र्क पड़ता है? या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ एग्ज़ाम भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ये चीज़ में हेल्प करता है? देखिए, डेफिनेटली अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से आपकी प्रेपरेशन पे डेफिनेटली इम्पेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी जॉब के अंदर आपके 8 या 9 घंटे दे रहे हो, वो 8-9 घंटे आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो 8-9 घंटे आपके लाइफ के जो आप अपनी होल एंड सोल अपनी प्रेपरेशन के अंदर दे सकते थे, वो आप टाइम कहीं जॉब पे दे रहे हो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आपकी प्रेपरेशन पे पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप एक टीचिंग जॉब के अंदर हो, तो एक लंबे टाइम तक अगर आपको इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर टिकना है, इस कंपटीशन के अंदर फाइट करना है, लंबे टाइम तक टिकना है, तो आपको टीचिंग
काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको कर सकता है, क्योंकि आप टच में रहते हो चीज़ों के, आप जो है फोकस रहते हो वन साइड पे, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प भी करती है। आपने गाइड किए होंगे बहुत से बच्चे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो जो स्टूडेंट्स होता है आपका, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होता है, एक गाइडेंस आप किस तरह से उन्हें मोल्ड करते हैं टूवर्ड्स टूवर्ड्स लाइक एन एग्ज़ाम, टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम? क्या आप अपने को उनमें देखते हैं कि मैं ऐसा करता था, या फिर आप ये देखते हैं कि आप उनको बिल्कुल अलग अप्रोच से उनको प्रिपेयर करवाते हैं एग्ज़ाम के लिए? एक आप स्टूडेंट के लिए आपका क्या नज़रिया है? देखिए बेसिकली कोई भी जब टीचिंग करता है तो वो अपनी गलतियों से बेसिकली सीखते हैं कि गलतियाँ बेसिकली तैयारी के अंदर क्या करी है। वो गलतियाँ स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो गलतियाँ ना करें, और एग्ज़ाम के अंदर जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप एग्ज़ाम के लिए देखिए प्रिपेयर कर लेंगे, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आप खुद प्रिपेयर कर भी लेंगे, लेकिन वो राइट अप्रोच एग्ज़ाम के अंदर क्या होनी चाहिए वो आपको तभी समझ आती है जब प्रैक्टिकली कोई इंसान आपको वो चीज़ समझाता है। हमें वो चीज़ काफ़ी लेट समझ आई, लेकिन वो चीज़ हम कोशिश करते थे क्लासेस के अंदर कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ जल्दी समझ आए कि क्या अप्रोच के साथ हमें एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर करना है, और जल्दी सिलेक्शन लेना है तो कैसे हमें जल्दी सिलेक्शन लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है हम उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं हम दरकिनार करते रहते हैं, और वो सब्जेक्ट एक बार ऐसा टाइम आता है उस टाइम के अंदर हमारा जो सिलेक्शन होता है वो रुकता है उस एक सब्जेक्ट की वजह से। वो चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं जब भी हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आता है कि एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करनी है तो किस तरीके से करनी है। वो जो गलतियाँ हमने की है वो गलतियाँ वो स्टूडेंट ना करें, वो चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियाँ कौन कौन सी है जो करते हैं जिस वजह से वो रह जाते हैं, या फिर उनकी टाइम वेस्ट हो जाता है और वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते? पहली गलती तो स्टूडेंट जो करता है बेसिकली प्री और मेंस की तैयारी कभी भी एक साथ नहीं करता है, या फिर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कोई एग्जामिनेशन आता है, इस साल का कैलेंडर आता है, कैलेंडर आउट होता है, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करता है, पहले प्री की तैयारी करता है, प्री के बाद आपके पास टाइम बच जाता है 1 मंथ का। 8 मंथ के अंदर मेंस की तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। फिर 2-3 नंबर से सिलेक्शन से रह जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि इस बार प्रेपरेशन में थोड़ी सी कमी रहेगी, किसी एक सब्जेक्ट में रहेगी, 2 में रहेगी, लेकिन बेसिकली आपको प्री और मेंस को एक साथ लेके चलना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपको मेंस की तैयारी भी साथ में करनी है। मेंस की तैयारी जब तक आप प्री के साथ नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन लेना डेफिनेटली टफ है। अच्छा जी, तो ये बात होगी प्री और मेंस की। तो आपने प्री भी निकाला है, मेंस भी निकाला है, पर उसके बाद एक स्टेज थी इंटरव्यू की। उस चीज़ के बारे में बताइए कि आपका मेंस भी निकल गया है, एक पॉजिटिविटी होती है, पर प्रेशर कैसा होता है इंटरव्यू का, और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? देखिए जब तो हम फर्स्ट टाइम अपने इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, डेफिनेटली फ़र्स्ट इंटरव्यू के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट इंटरव्यू जब हम फेस कर रहे होते हैं, पैनल को हम फेस करते हैं, पैनल जो है सामने से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक एजिटेशन रहती है। फर्स्ट टाइम जब भी हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं हम जो है क्वेश्चंस जो जनरल रटे रटाई क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जाएंगे। बेसिकली इंटरव्यूज़ के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, पर्सनैलिटी चेक की जाती है, उसके साथ साथ आपका नॉलेज भी उस फील्ड के बारे में होना चाहिए। जब आप किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी जो उसके अंदर जो वर्क लाइफ जो कल्चर वहाँ पे होता है, वर्क कल्चर जो बेसिकली होता है, सॉरी, वो जो वर्क कल्चर है वो आपको पता होना चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जॉब के अंदर आपके क्या होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस जगह के बारे में आपको पता हो। तो ये सारी चीज़ें दैट इज़ एनफ कि इतनी सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इंटरव्यू के अंदर देखिए पहली बार जो एजिटेशन है वो तो रहती है, नर्वसनेस रहती है, लेकिन आप काम
और कंपोज होकर इंटरव्यू के अंदर जाइए, और ये सारी चीज़ें कुछ एक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके वर्क के बारे में, कि आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने हैं उस काम के अंदर वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, उसके अंदर क्या काम होता है, आपकी एजुकेशन क्या है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, उसके बारे में आपको नॉलेज हो, और एक सिंसियर आंसर आपको इंटरव्यू के अंदर देने हैं। कोई भी आपको जो है आंसर फ्रेम करके नहीं देना है, जो भी रियलिटी है रियलिटी अपनी बताइए। और इंटरव्यू के अंदर जो पैनल होता है, पैनल बेसिकली आपको जज कर लेता है कि आप कौन सी चीज़ें सच बोल रहे हो और कितनी रियलिटी आपकी चीज़ों के अंदर है। तो सच बोलने की कोशिश हमेशा इंटरव्यू के अंदर करिए। क्या आप एक एग्जांपल दीजिए कि आपसे क्या पूछा गया था, जो क्रेडिट ऑफिसर का जो इंटरव्यू था उसमें आपसे कुछ बताइए कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस उसमें थे। हाँ देखिए, अगर क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू की बात करें तो उसके अंदर में से जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन कि अपने बारे में बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, और क्या आप हो कहाँ से, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा था, जैसे कुल्लू के बारे में पूछा था, कुल्लू किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो वहाँ पे थी, फिर उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर की थी, तो क्वेश्चन ज़्यादा क्रेडिट्स के रिगार्डिंग थे। तो क्वेश्चंस थे कि क्रेडिट अप्रेजल क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, और बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस तरफ रहता है। उसके बाद थोड़ा सा जनरल क्वेश्चंस कि बैंक अकाउंट आपका किस बैंक में है, जो एटीएम है, एटीएम में इंश्योरेंस होता है या नहीं होता है, आपका कितना इंश्योरेंस है, आपके बैंक के अंदर, आपका एटीएम के अंदर कितना इंश्योरेंस है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। और बस इस तरह के क्वेश्चन ही कुछ इंटरव्यू के अंदर थे। अच्छा, और आपको सबसे डिफ़िकल्ट पड़ाव क्या लगा, प्री, मेंस या फिर इंटरव्यू? देखिए जनरली अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस ही बेसिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब एक दो बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब एक दो साल आप प्रिपेयर कर लेते हैं। बट फिर भी अगर हम बात करें मेंस, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है इस पूरे फेज़ के अंदर। मेंस कभी भी सर्टेन नहीं रहा है मेंस के अंदर। क्वेश्चंस कभी जो है हमें ये लगता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार ये होता है कि मेंस निकल जाता है जब हमें जो है आइडिया भी नहीं होता है कि इस बार मेंस क्लियर हो सकता है। तो जो मेंस का एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। वहाँ पे हम जो है प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं कि इस बार अगर मेरा रीजनिंग काफ़ी अच्छा है तो रीजनिंग में कितना ज़्यादा स्कोर हो पाएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। रीजनिंग का तो मैंने एग्जांपल दिया, बट द थिंग इज़ कि जैसे इंग्लिश है और जीएस है, जीएस और इंग्लिश काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है मेरी जर्नी के अंदर। जीएस और इंग्लिश में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया हूँ एग्जैक्टली कि कितना इसके अंदर रह सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ आई थिंक 95% एस्पिरेंट के साथ यही चीज़ होती है कि इंग्लिश और जीए बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता है, और उसके अंदर प्रेडिक्शन करना कि इस बार कितना स्कोर कर सकते हैं, वो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेंस जो है तीनों फेजेस में से डिफ़िकल्ट वन फेज़ है। इन तीनों पड़ाव में डिफरेंस क्या है, एक अप्रोच डिफरेंट कैसी रहनी चाहिए इन तीनों के लिए, अगर कोई प्री दे रहा है या मीन्स दे रहा है? देखिए प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए अप्रोच बेसिकली हाँ डिफरेंट होनी चाहिए हर एक एस्पिरेंट की। डिफरेंट कैसे होनी चाहिए, प्री के अंदर अगर आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें, और उन मॉक को एनालाइज करें, और आप देखें कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपकी वीकनेस है, या कौन से टॉपिक आपके अभी वीक है, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद अपने मॉक के अंदर स्कोर को एनहांस करने की कोशिश करिए। मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो मेंस के अंदर आपको फोकस करना है बेसिकली करंट अफेयर, क्योंकि हर एवरी ईयर जो कैलेंडर है आईबीपीएस का वो आउट हो जाता है दिसंबर या जनवरी के अंदर। तो आप प्रिपेयर करिए अपना करंट अफेयर, मार्च से आप स्टार्ट कर लीजिए, मार्च या अप्रैल मंथ से आप स्टार्ट कर लीजिए अपना करंट अफेयर प्रिपेयर करना, और डेली करंट अफेयर आप अपना करिए। उसके साथ साथ इंग्लिश को भी आप फोकस करिए, इंग्लिश को आप साइड लाइन मत करिए, इंग्लिश को कंटिन्यूसली करते रहिए जैसे आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली करते हैं। इंटरव्यू तो बेसिकली जब भी आपका मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू की प्रेपरेशन आप उसके बाद ही करिए, इंटरव्यू के लिए कोई सेपरेट प्रेपरेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, और नहीं ठीक है, चलता है।
तो क्या बचा? तो एक ऐसा तो हो ही गया। तो एक एस्पिरेंट के लाइफ में एग्ज़ाम पढ़ाई से अलग होकर और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो मोटिवेट हो पाए और अपनी एक तरह से रिफ़्रेश हो पाए और वापस अपने एग्ज़ाम पर फोकस कर पाए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए। आपकी ऐसी क्या हॉबीज़ थी जो आपने पढ़ाई के साथ साथ करी ताकि आप पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस कर पाए? देखिए बेसिकली जब हम प्रेपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो हॉबी जो आपकी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको मोटिवेटेड रखने में ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन जर्नी। तो मेरी भी हॉबी बेसिकली हॉबी तो पहले एक टाइम पर टीचिंग होती थी और वीडियोज़ में बनाता था बहुत सारी ट्रिक्स जो हम बेसिकली मैथ्स के अंदर देखते हैं उन ट्रिक्स की, और यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाता था जब भी मेरा फ्री टाइम होता था। हॉबी वो चीज़ है जो फ्री टाइम पे आप करते हैं, जो करने से आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप चेस खेलते हैं, आप कहीं पे घूमने जाते हैं। घूमना बहुत जो है बेस्ट एक हॉबी हो सकती है कि आप फ्रेश रहते हैं। जब भी आपके एग्जामिनेशन ख़त्म होते हैं, आप 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाइए, घूमिए और उसके बाद वापस आके फ्रेश होकर फ्रेश माइंड के साथ अपनी प्रेपरेशन दोबारा स्टार्ट करिए। तो हॉबी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको मोटिवेटेड रखने में ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। क्योंकि प्रेपरेशन आज के टाइम में प्रेपरेशन जर्नी बेसिकली 5-6 मंथ के अंदर निकलने वाले एग्जामिनेशन नहीं है। आपको प्रेपरेशन करनी होती है, 1-2 साल आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो मोटिवेटेड रहना इस बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो व्यूवर्स हैं हम आपको IBS हिमाचल की यूट्यूब पे देख रहे होंगे। इसका ग्रोथ भी रिसेंटली हुआ है, पहले आप भी इसका मेंबर हैं, आपने भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चैनल को ग्रोथ करने में। तो आप बताइए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एन ऑनलाइन? आपने कहा आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट था, वीडियोस बनाने में, वीडियो मेकिंग में, यूट्यूब में। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका IBS हिमाचल के साथ? बेसिकली पिछले 8 साल से जब से IBS के अंदर ज्वाइन किया है, उस टाइम से ही जो यहाँ पे एक फ्री एंड सर की तरफ से भी रहता था कि यूट्यूब पे आप बनाइए नई चीज़ें, क्रिएटिविटी जो है करिए यूट्यूब पे कुछ। तो यूट्यूब पे एक स्टूडेंट है हिमाचल के अंदर, वो स्टूडेंट बेसिकली क्या चीज़ उसकी डिमांड थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस तो पहले बनाया। फिर कुछ रिसर्च की जो हिमाचल के अंदर यूट्यूब में बेसिकली चीज़ें मिलती नहीं है हमें देखने को। थोड़ा सा रिसर्च किया हर एक चीज़ पे, जैसे एग्जामिनेशन है, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हिमाचल के अंदर आता है या फिर कोई बैंक का एग्जामिनेशन आता है, उसके बारे में रिसर्च की और काफ़ी एनालिटिक्स उस रिगार्डिंग जो है निकाले। क्योंकि वो चीज़ें पहले से वो चीज़ें अच्छी लगती थी कि चीज़ें जो है रिसर्च करना, उसके अंदर सारी चीज़ें क्या है वो प्रॉपर उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना। और वो चीज़ें जब यूट्यूब पे जाती थी, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे जो है फीडबैक उससे मिलते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी दोबारा वो चीज़ें करने को। तो ये पिछले 8 साल की जर्नी के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं और काफ़ी सारी जो हमें पॉजिटिव फीडबैक भी स्टूडेंट्स की ओर मिले हैं, स्टूडेंट से देखने को मिले हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है पिछले 8 साल के अंदर। एज अ सक्सेस स्टोरी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे टू द स्टूडेंट्स, टू एस्पिरेंट्स, स्पेशली हिमाचल के बच्चों का जो या तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें करना क्या है या फिर कोई दूसरे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? बेसिकली देखिए जो भी एस्पिरेंट अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसको तो एडवाइस यही रहेगी कि आप प्रेपरेशन करिए अपनी और फुल एफर्ट्स उस प्रेपरेशन के अंदर मारिए और प्रिपेयर करते रहिए। सिलेक्शन वन डे यू विल गेट योर सिलेक्शन, जो भी आपका ड्रीम है वो आप अचीव करोगे। लेकिन हाँ, जो अभी कन्फ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, कहाँ पे जो स्कोप्स है, तो आपको एक बार पहले थोड़ा सा चीज़ों को बैठ के देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि हम किस चीज़ की प्रेपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास जो वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज़ कहाँ पे निकल रही है और उस वैकेंसीज़ के अंदर डिमांड क्या है, क्या सब्जेक्ट्स उस एग्ज़ाम के लिए हमें करने हैं, वो सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च करिए। और अगर आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ की तैयारी करिए। अगर आपके पास स्टेट्स के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, तो आप स्टेट की तैयारी करिए। बट अगर आपको लगता है एक बेटर सैलरी और एक बेटर जॉब और सेंटर के अंदर वैकेंसीज, जहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी, अगर हम देखते हैं बैंकिंग के अंदर एवरी ईयर 50,000 की अप्रॉक्स वैकेंसीज आती है। SSC की अगर हम सभी वैकेंसीज मिला दें
तो 1 लाख के अराउंड वैकेंसीज आती है, क्योंकि इसमें मैं जीडी की वैकेंसीज भी ऐड कर रहा हूँ, जीडी वाला स्टूडेंट भी बहुत है। तो 1 लाख के अराउंड वैकेंसीज एसएससी में, बैंकिंग में 50,000 की अप्रॉक्स वैकेंसीज। उसके साथ साथ सेंटर की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, डिपार्टमेंट्स है, उसमें भी वैकेंसीज निकलती है। वो भी एनटीए एसएससी इनके थ्रू ही कंडक्ट होती है। सभी का सिलेबस पैटर्न सेम है, तो आपके पास स्कोप्स काफ़ी सारे हैं। बस आप एक बार डिसाइड करिए आपको प्रिपेयर किसके लिए करना है, आपको एसएससी के एग्जाम के लिए करना है या बैंकिंग के लिए करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों एग्जामिनेशन के अंदर है, उसमें डिसाइड करिए। और एवरी ईयर यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, आप खुद को जो है शो कर सकते हैं, आपको चांस मिलेगा जो है सिलेक्शन लेने का। अगर आप प्रिपेयर करते हो, अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अपनी प्रेपरेशन ढंग से करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट जॉब। और आप 1 से 2 साल के अंदर इजीली जो है जॉब ले सकते हो, अगर आप बेटर वे में प्रिपेयर करते हो। तो यही हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस रहेगी कि आप डिसाइड करिए कि आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ दिखती है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए। बाकी रेस्ट जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग उस तैयारी के अंदर जो है करते रहिए, फोकस रहिए, डिसिप्लिन रहिए अपने तैयारी के लिए। और डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सिलेक्शन इन योर जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर राहुल ठाकुर। बहुत से बच्चे हैं और दे लव योर गाइडेंस, और एक प्रूफ है क्योंकि आपने एक सक्सेस स्टोरी भी एक राइट कर दी है, तो एक प्रूफ है कि हाँ आपकी गाइडेंस वॉज गुड इनफ, और आपने और भी गाइडेंस अभी बच्चों को दी है। आपको फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपनी तरफ से, पूरी IBS हिमाचल फैमिली की तरफ से, फॉर क्लियरिंग सच अ ह्यूज एग्ज़ाम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। आशा है कि आप आगे भी इतने ऐसे तरक्की करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ चलो आप ये एग्ज़ाम निकल गया, क्रेडिट ऑफिसर आ गए, या फिर कोई PO बन जाता है, इसके आगे स्कोप कहाँ तक है, आप कितना ऊपर जा सकते हैं? देखिए सर, एक साइड तो स्कोप्स हम देखते हैं कि हमारा इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैंकिंग के अंदर क्या स्कोप्स है। तो बेसिकली बैंकिंग के अंदर तो स्कोप्स बहुत ज़्यादा है। बैंकिंग बेसिकली यहाँ पे अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आप प्रमोशन लेके MD की पोजीशन तक भी पहुँच सकते हैं, अगर आप अपना काम जो है अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है जो अभी दूसरी फील्ड की ओर मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है कि RBI के अंदर जॉब करनी है, या SIDBI के अंदर जॉब करनी है, NABARD के अंदर जॉब करती हैं। इन एपेक्स इंस्टीट्यूशन की प्रेपरेशन इसके बाद जो है करूँगा। बेसिकली अभी तक भी एग्जामिनेशन दिए है, लेकिन अब PO की एग्जामिनेशन, क्लर्क की एग्जामिनेशन, इस सब साइकिल से बाहर निकल के अब जो है फिट फोकस तैयारी जो है RBI की, अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसकी प्रेपरेशन, और साथ में रेगुलेटरी बॉडीज़ जितने भी है उन सभी की एग्जामिनेशन की तैयारी करूँगा। और वो डेफिनेटली एक बेटर साइड रहेगी अगर क्लियर होता है वो एग्ज़ाम। अच्छा, तो मतलब इसके ऊपर भी कई चीज़ें, और अगर आपने, आपकी फाउंडेशन ये है, आपकी फाउंडेशन है बैंकिंग और SSC की आपने तैयारियाँ करी है, तो इससे आप और भी आगे बड़े बड़े एग्जाम्स भी दे सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर। देखिए बेसिकली आपकी जो प्रेपरेशन जब आप कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली आपका प्रेशर आप हैंडल करते हो किसी भी जर्नी के अंदर। वो प्रेशर हैंडल करना अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। एग्ज़ाम की तैयारी आप करिए, सभी की चॉइस डिफरेंट रहती है, नो डाउट सभी की चॉइसेस डिफरेंट होगी। कोई PCS की तैयारी करना चाहेगा, कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी करना चाहेगा, कोई UPSC की तैयारी करना चाहेगा, और इसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बियॉन्ड बेसिकली बैंकिंग के अगर मैं बात करूँ तो सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट RBI है। RBI के अंदर जाना सभी का सपना है, तो RBI की प्रेपरेशन करना जो है हर एक एस्पिरेंट का, या फिर जितने भी लोग सिलेक्शन लेते हैं बैंक के अंदर, उनका भी सपना होता है कि RBI के अंदर सिलेक्शन हो, RBI के अंदर जॉब करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच सर, फिर से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप और भी बड़े मुकामों को छुएं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।